नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कल यूएस फेड के फैसले के बाद हमने खरीदारी यहां पर लौटते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, यहां पर तेजी बरकरार है क्योंकि $75-76 प्रति बैरल के आसपास के स्तर फिर से उभरते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे गुआर की, जहां पर अब तेजी देखने को मिली है। किस तरह से बनाए स्ट्रैटेजीज, जानने के लिए बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव से। शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं और यहां पर उठापटक बहुत बड़ी मात्रा में चलती हुई नजर आई है। रविंद्र, हमने 2009 का हाई देखा, उसके बाद 1940 के स्तर देखे, अब 1970 के आसपास के कारोबार हैं। जो ये दिन की 20-30 की डॉलर की मूवमेंट है, एक तो इसे कैसे देखा जाए और यहां से कैसे देंगे स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग मनीषा। वेल मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी काफी हाई है। दैट इज मेनली बिकॉज एक तो बैंकिंग क्राइसिस का जो जिसकी वजह से गोल्ड में एक वोलेटिलिटी चल रही है, एक वो रीजन है। और दूसरा फेड को लेके बहुत कंफ्यूजन थी, लेकिन अभी जो कि फेड की मीटिंग हो चुकी है, तो आई थिंक दैट कंफ्यूजन इज आउट नाउ। और एक्सपेक्टेशन था कि फेड शायद से थोड़ा सा डोविश साउंड करेगा, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड। उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट तो हाइक किया है, क्योंकि they didn't wanted to create some instability in the system। उस वजह से 25 बेसिस पॉइंट हाइक एक्सपेक्टेड था और वही हुआ। और उन्होंने ये भी कहा है, जो कि गोल्ड मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है, कि दे माइट टेक अ पॉज एक रेट हाइक के बाद। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मई में एक रेट हाइक हो सकती है, क्योंकि टर्मिनल रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्लोज टू 5.1%। तो उस वजह से मेरे हिसाब से मार्केट में एक फिर से एक पॉजिटिवनेस लौटी है। जो गोल्ड में हमने फॉल देखा था फ्रॉम $2000 टू क्लोज टू $1940, मेरे हिसाब से वो एक प्रॉफिट टेकिंग था, क्योंकि बहुत फास्ट गोल्ड में हमने एक अपमूव देखा था बिकॉज ऑफ द बैंकिंग क्राइसिस। और वो प्रीमियम थोड़ा सा निकल चुका था, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एक्शन। तो मेरे हिसाब से उस वजह से गोल्ड में एक डाउन साइड दिखा था। बट अभी जो फेड का स्टांस थोड़ा सा क्लियर हुआ है, आई थिंक अगेन वी माइट सी पॉजिटिव मोमेंटम इन गोल्ड सिल्वर बोथ। गोल्ड में मेरे हिसाब से अभी 1920 1930 का एक सपोर्ट है। और हो सकता है कि अपसाइड फिर से एक बार $200 के करीब दिखे। चार्ट पे एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ऑन वीकली चार्ट्स, जो कि कंफर्म होगा 1989 के क्लोज के ऊपर। अगर क्लोजिंग आ जाता है स्पॉट गोल्ड में, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इट माइट इवन गो हायर टुवर्ड्स 2100 2120 एंड बियॉन्ड दैट। सिमिलरली सिल्वर में मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 24.5 का। अगर वो निकल जाता है, तो आई थिंक सिल्वर में भी एक अपसाइड दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव है। अगर इंट्राडे वोलेटिलिटी होती है और हम जैसे आपने बताया कि $15-20 का एक डाउन साइड देखते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, ये तो बात हुई सोने की। और चांदी में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि $23 के पार हमने चांदी भी निकलते हुए नजर आई है। मेटल्स में इतनी ज्यादा तेजी नहीं है जितना चांदी को सपोर्ट है, इसे कैसे रीड किया जाए? वेल चांदी में भी मेरे हिसाब से दोनों साइड से एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर की अगर बात करें, तो कॉपर में एक अच्छा खासा अपमूव हमने देखा है। एंड दैट इज मेनली बिकॉज जो चाइना ऑप्टिमिज्म है, दैट इज स्टिल ऑन। इट माइट बी स्लाइटली स्लो, बट इंडस्ट्रियल मेटल्स को एक सपोर्ट मिलेगा, और उस वजह से ही चांदी में भी हम एक सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं। और जो बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने का जो स्टोरी चल रहा है, आई थिंक दैट इज अगेन सपोर्टिव फॉर सिल्वर। प्लस गोल्ड में एक सेफ एंड बाइंग हो रही है, तो गोल्ड नॉर्मली मूव सिल्वर नॉर्मली मूव्स अलोंग विद गोल्ड, तो मेरे हिसाब से उसमें भी एक पॉजिटिवनेस बनेगा। अगर एमसीएक्स के प्राइसेस देखें, तो 67,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है अभी, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था। तो दैट इज नाउ अ गुड सपोर्ट। और मेरे हिसाब से जब भी ये 500,000 रुपए का एक फॉल आता है चांदी में, आई थिंक इट विल गिव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। इमीडिएटली मुझे लगता है कि 70,000 से 70,500 तक के लेवल हम चांदी में देख सकते हैं। आई वुड टेक अ रेजिस्टेंस समवेयर नियर 71-72,000। अगर उसके ऊपर निकल जाता है, तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू अगेन राइज टुवर्ड्स ऑल टाइम हाइस नियर 79-80,000। और अगर स्पॉट की बात करें, गोल्ड सिल्वर स्पॉट की, तो मेरे हिसाब से 24 से 24.50 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि एक मल्टी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर उसे निकाल देता है प्राइजेस, तो मेरे हिसाब से फिर से हम $30 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक चांदी भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। एंड इफ इट मूव्स अबव 24 हाफ डॉलर, मेरे हिसाब से गोल्ड से ज्यादा तेजी हम चांदी में देख सकेंगे, एंड इट माइट मूव टुवर्ड्स $30। ऑलराइट, तो यानी कि चांदी की तरफ यहाँ पर ज्यादा तवज्जो है। लेकिन बात यहाँ पर मेटल्स की भी करेंगे, और कैसे देखते हैं आप अजय मेटल प्राइसेस को? बढ़त हमने एज अ नीजोक रिएक्शन यूएस फेड की मीटिंग के बाद देखी थी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ये रुकती हुई नजर नहीं आई है।
वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखते हैं कि पूरे बेस मेटल पैक के अंदर काफी एक मिला जुला ट्रेड हमने पिछले कुछ हफ्तों से देखा है। नो डाउट हमने 790 के आसपास के कॉपर के भाव हमने फरवरी मंथ में देखा। सिंस देन मार्केट थोड़ा सा एक साइडवे चल रहा है, बिकॉज जिस ढंग से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो वापस चीजें चल रही है, ये प्राइसेस को बढ़ने नहीं दे रही। नो डाउट चाइना ने काफी एफर्ट्स किए हैं, चाहे रेट्स के ऊपर चाहे स्टिमुलस को लेकर, जो बार बार प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली एक डेटा भी हमने रिलीज होते हुए देखा जहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग इन्वेंट्रीज में जो पहले कंसर्न था सप्लाई को लेकर, इन्वेंट्रीज को लेकर, वो काफी हद तक कम हुआ है। तो टेम्परेरी मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स या बड़े फॉल रहेंगे। प्राइसेस एक दायरे में रहेंगे। खास करके कॉपर की बात करें तो रिसेंटली हमने 740 तक के भी सपोर्ट देखे हैं। तो एक ब्रॉडर रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 740 से लेकर 780 के बीच में एक ब्रॉडर रेंज है, बट इसी में ट्रेड करता है। चीन के अंदर भी हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, जिसके बाद प्राइजेस को एक थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक प्राइजेस में 256 258 तक का पुल बैक मिल सकता है, बिकॉज डॉलर में जो गिरावट चल रही है और जो हल्का सा डॉरी स्टोन हमने फेड से आते हुए देखा, ये कहना कि मेटल को सपोर्ट जरूर करेगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी आते हुए नहीं दिखाई दे। तो एक मिला जुला ट्रेड ही हम पूरे बेस मेटल पैक में आते हुए देख रहे हैं। अनलेस एंड चाइना से और कोई नई बाइंग या कोई स्टोरी अगर नहीं आती है, तो एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओके रविंद्र, आपको ही देखते हैं टॉप ट्रेड यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ, या आपको लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रह सकता है? वेल मेटल में मैं थोड़ा सा कॉपर में ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि कॉपर के अगर अगर इन्वेंट्रीज देखें तो इफ यू कंबाइन एलएमई, शिफी और कॉमेक्स तीनों का इन्वेंट्री देखें तो इट इज जस्ट सफिशिएंट फॉर 3.8 डेज ऑफ कंजम्पशन। तो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसके वजह से कॉपर में हमें एक अपमूव देखा है। हालांकि कॉपर स्टडी ग्रुप में सरप्लस का एक्सपेक्टेशन दिया है, बट आई थिंक इन द नियर टर्म इट लुक्स वेरी पॉजिटिव। पॉसिबिलिटी है कि एक बार 775 776 तक जा सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग कॉपर प्राइसेस टू गो हायर टुवर्ड्स 800 अगेन। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बेट होगा बेस मेटल पैक में वो कॉपर ही होगा। अभी 760 का एक सपोर्ट बनेगा जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो अगर कोई भी डिप आता है कॉपर में, आई थिंक विद स्टॉप लॉस ऑफ 760 इट्स अ गुड बाय, और इमीडिएट टारगेट जो है वो 778 780 का होगा। उसके ऊपर आई थिंक इट माइट मूव फर्दर हायर। ओके, तो खरीदारी कॉपर में की जा सकती है। बाकी मेटल्स में एक रेंज बाउंड ट्रेंड्स यहाँ पर शायद बनते हुए नजर आएंगे जब तक 10 सेटल नहीं हो जाती। ऑफ कोर्स यहाँ पर उठापटक का माहौल जारी रहेगा। लेकिन एक नजर यहाँ पर कच्चे तेल पे डालते हैं, क्योंकि इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो 4% की बढ़त के साथ फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं। उठापटक यहाँ पर भी जारी है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते 12% की गिरावट भी हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप रविंद्र, क्योंकि एक जो बड़ा इवेंट था यूएस फेड की मीटिंग का, वो अब डन एंड डस्टेड है। हमने स्टेटमेंट सुन ली है। इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंताएं यहाँ पर हैं। आगे रेट और बढ़ सकते हैं, शायद इस साल में कटेंगे भी नहीं। यस, मेरे हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट मिला है फ्रॉम फेड का जो डॉविश स्टैंस है उससे थोड़ा सा एक सपोर्ट तो मिला है। लेकिन जैनेट येलन का जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि दे माइट नॉट गो फॉर अ ब्लैंकेट इंश्योरेंस फॉर द डिपॉजिटर्स, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है। उसे देखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से आई थिंक जैनेट येलन का जो टेस्टिमनी है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर हम इन्वेंट्री देखें तो जो गैसोलीन और डिस्टिलेट का इन्वेंट्री है, आई थिंक दैट हैज शोन अ बिग ड्रॉ, विच इज गैसोलीन का अगर देखें तो सितंबर 2021 के बाद इतना बड़ा ड्रॉ दिखा है। प्लस अगर डिस्टिलेट्स देखें तो इट इज ऑलमोस्ट आफ्टर अक्टूबर 2022। तो मेरे हिसाब से ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। और जैसे मैंने पिछले बार भी आपके शो में कहा था कि WTI क्रूड में $65 का एक 252 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। जब तक कि उसके नीचे क्रूड क्लोजिंग नहीं आता, इफ आई टेक $1 एज अ कुशन, $64 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आता, तब तक पॉसिबिलिटी है कि एक बाउंस बैक आ सकता है टुवर्ड $72 $73, जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट था, जो अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मेरे हिसाब से ब्रेंट में $70 का सपोर्ट और WTI में $65 का सपोर्ट बहुत क्रूशल है। अभी आई थिंक नजर रहेगी ओपेक की जो वर्चुअल मीटिंग है अप्रैल में, उसके ऊपर टू लुक एट व्हाट स्टांस दे टेक। बट उसके अलावा मेरे हिसाब से अभी कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। जो रेंज है WTI में दैट विल बी समवेयर बिटवीन $65 टू $72 $73। और अगर ब्रेंट की बात करें तो $70 से $78 का रेंज आ रहा है। और अगर MCX को देखें तो MCX में 6000 तक एक बार पॉसिबिलिटी है कि क्रूड आ सकता है, लेकिन वहां से फिर से एक बार हम सेलिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक द ब्रॉड रेंज वुड बी समवेयर अराउंड 5600 टू 6000 ऑड लेवल्स। ऑलराइट, ये तो बात हुई नॉन एग्री की, लेकिन एग्री में भी अजय यहाँ पर काफी उठापटक है, चाहे वो स्पाइसेस हैं, गुआर है, तेजी बरकरार है।
बिल्कुल, अगर पूरे स्पाइस पैक की बात करें तो हमने जिस ढंग से मौसम में जो करवट होते हुए देखी, हमने पहले एल नीनो की बातें होते हुए देख रहे थे, बट अब जिस ढंग से एल नीनो तो साइड में हो गया और जिस ढंग से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में इनफैक्ट कल भी काफी अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से ऑनगोइंग जो हार्वेस्टिंग वो पूरी डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दी और अराइवल्स पे भी प्रेशर पड़ता हुआ, जिसी के चलते हमने जीरा, धनिया इनमें एक अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा। आज थोड़े से लैकलस्टर मूव जरूर है, बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बूस्ट अप होता हुआ दिखाई दे रहा है मसालों के अंदर। खास करके अगर महाराष्ट्र बेल्ट में देखें तो डैमेजेस काफी रिपोर्ट हो रही है, जिसके चलते हल्दी में भी एक अच्छी खासी गेन आते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट अगले हफ्ते से जैसे जैसे मौसम क्लियर होगा, अराइवल प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ मिलेगा। बट वहीं गवार की भी अगर बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि 5600 से 6000 के एक ब्रॉडर रेंज में गवार ट्रेड कर रही थी, और जिस ढंग से सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है बाकी एग्री कमोडिटी में, इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हमने गवार पे पड़ते हुए देखा है। नो डाउट थोड़े से रिसेशन फियर के चलते हमने फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग वीक में हमने देखा कि जो डिमांड थी वो थोड़ी कमजोर थी, बट आने वाले दिनों में हमें लगता है टेक्निकली स्ट्रक्चर गवार का काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो 6100 तक का लेवल दिखा देगा। गवार गम में भी हम 12000 के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे। कैस्टर के अंदर भी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। तो ओवरऑल एग्री पैक के अंदर जो पिछला एक हफ्ते की अगर ट्रेड की बात करें तो मौसम को लेकर एक कंसर्न जो आया था, ये कहीं ना कहीं पूरे एग्री पैक को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली वेदर की कंसर्न्स यहाँ पर हैं और एग्री पैक यहाँ पर तेजी पे है और खरीदारी की राय यहाँ पर अजय की तरफ से आती भी हुई, लेकिन किसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र, अजय आपका साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी की चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे वेटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मानिक गुप्ता। एग्री कमोडिटीज में निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और निवेश वायदा को लेकर लोग अब यहां पर ज्यादा वरीयता भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि वायदा में निवेश कितना फायदेमंद है, निवेश की स्ट्रैटेजी बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट और कीमतें तय करने से लेकर कैसे ये मददगार साबित हो सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वेटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मानिक गुप्ता। मानिक हाय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ने के लिए। और हम जैसे बात भी कर रहे थे कि एग्री कमोडिटीज में काफी उठापटक है, मौसम एक चीज है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो मैक्रोज हैं वो एक दूसरा एक चीज है, तीसरा यहाँ पर डिमांड सप्लाई को लेकर है, इन्वेंट्रीज हैं। जब हम एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं काफी सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप वेदर और एग्रीकल्चर कमोडिटीज को फिलहाल एक साथ कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मिश्रा जी। देखिए, वेदर हमेशा ही इंडियन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा है, और इस लास्ट हफ्ते जो हमने इंक्रीमेंट वेदर देखा मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडियन, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, उसका भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि उससे क्रॉप को क्या डैमेज होगा। उसके पहले हमने देखा कि वीट के प्रोडक्शन को लेके जो हीट स्ट्रेस था नॉर्दर्न इंडियन, उसको लेके काफी चर्चा रही। लास्ट ईयर हमने देखा कि जब गवर्नमेंट ने वीट का एक्सपोर्ट बैन किया, उसके पहले भी जो हीट वेव आई थी नॉर्थ ऑफ इंडिया में, उसके कारण क्रॉप को कुछ हानि पहुंची थी। तो एग्रीकल्चर इंडिया में और वेदर, ये खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर और वेदर का बहुत लिंकेज इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए सभी एग्री कंपनीज, एग्री इनपुट कंपनीज और फार्मर्स वेदर की प्रेडिक्शंस हमेशा देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। एब्सोल्युटली। जहाँ तक पोर्टफोलियो बनाने की बात आती है इंडियन मार्केट्स में, मानिक, हम देखते हैं कि ग्लोबल बाजार हमसे काफ़ी आगे हैं। एग्री में जिस तरह से वो काम करते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी हमें वो ग्राउंड कवर करने की ज़रूरत है। क्या कुछ नीड्स हैं? अगर आपकी बात करें, आपकी कंपनी की बात करें, किस तरह की हेजिंग प्रैक्टिसेस आप करते हैं और क्या एडवाइस करेंगे आप यहाँ पर कारोबारियों को? देखिए, हेजिंग जो टूल्स अवेलेबल हैं इंडिया में, जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के माध्यम से, वो अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें काफी इसमें आगे बढ़ना है। और एग्री डेरिवेटिव्स को लेके हमने पिछले 12 महीने में एक स्टेप बैक लिया है, जहां पे गवर्नमेंट ने एक्सेसिव वॉलेटिलिटी होने के कारण, जो कि प्रेडोमिनेंटली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन ही थी, बट उनकी सोच में डेरिवेटिव से एक्सेसिव वॉलेटिलिटी आती है और स्पेकुलेशन बढ़ता है। बट अगर आप देखें कि कुछ जो एकेडमिक स्टडीज भी हुई हैं और एक रीसेंट जो IIM उदयपुर ने करी है, उसके अंदर एक क्लियरली दिखता है कि फ्यूचर्स के होने से अंडरलाइंग में, मतलब जो कमोडिटी है उसके अंदर कुछ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी या स्पेकुलेशन नहीं होती है। जो लीडिंग इंडिकेटर है प्राइस का, वो है फिजिकल डिमांड एंड सप्लाई।
फ्यूचर्स एक आपके मिरर की तरह हैं, जो कि आपको फिजिकल में जो हो रहा है वही स्पॉट में और फॉरवर्ड मार्केट में दिखा रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक अ मिरर, इट्स लाइक अ थर्मामीटर, इट्स अ गेज ऑफ द मार्केट। तो उन एरियाज में आई थिंक एज अ कंट्री हमको बहुत सारी प्रोग्रेस करनी है। हैविंग सेड दैट, इंडियन गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 5 सालों से इंडियन कंपनीज को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे हेज करने की अनुमति दी है, जिसके कारण कुछ एक्सचेंज, जैसे इंडिया में जो कुछ एग्री कमोडिटीज हैं जिनका वर्ल्ड मार्केट की लिंकेज के साथ काफी लिंकेज है, जैसे हम कॉटन की बात करें या शुगर की बात करें या एडिबल ऑयल की बात करें। कॉटन के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर में हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों करते हैं, और एडिबल ऑयल में हम बहुत लार्ज इम्पोर्ट करते हैं। तो इवन दो इंडियन एक्सचेंजेस नहीं है, बट इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हेजिंग पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। तो हमारी जैसी कंपनियां और भी जो बड़े एफएमसीजी कंपनीज हैं, अब बड़े एडिबल ऑयल कंज्यूमर्स हैं या शुगर कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, वो लोग भी इन इंटरनेशनल टूल्स का बहुत इफेक्टिव यूज करते हैं, क्योंकि आज के दिन इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। अगर इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो आई एम श्योर कि वो लोग इंडिया पे हेज करना ज्यादा इफेक्टिव समझेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप फॉरेक्स रिस्क यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। मानिक, एक आपसे केस स्टडी भी समझना चाहेंगे। राइट फ्रॉम किसान जो फसल उगाता है, इंटरमीडियरीज बीच में हैं, बायर्स, स्टॉकिस्ट हैं, यहाँ पर प्रोसेसर्स हैं, मिल्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, फाइनली देयर इज अ होल चेन ऑफ स्टेक होल्डर्स हियर, एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। कैसे देखते हैं आप इसे फिलहाल यूज करता हुआ प्लेटफॉर्म को, एक्सचेंज को, टू हेज देयर एक्सपोजर? ये एक जो अवेयरनेस लेवल है, जो एजुकेशन लेवल है, वो सप्लाई चेन में जितने भी लोग हैं, हर पार्टिसिपेंट के लिए एक समान रूप से नहीं है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं वो कई बार इसको, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसको एक टूल ऑफ स्पेकुलेशन समझने लगते हैं। इसलिए इसका जो अडॉप्शन रेट है वो इतना फास्ट नहीं है, इतना हाई नहीं है। और मेरा ख्याल है कि बिकॉज डायरेक्टली इसके ऊपर फार्मर हेज नहीं करता है, इसके अंदर इंटरमीडियरीज हेज करते हैं, इसलिए भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये एक बहुत यूजफुल टूल नहीं है। बट जितना मैंने पिछले 2 डेकेड्स में देखा है इंडिया में और बाहर भी, कि पूरे सप्लाई चेन में ये रिस्क को, प्राइस रिस्क को मैनेज करने का बहुत ही इफेक्टिव टूल है। और जितने लोग इसको सप्लाई चेन में इस्तेमाल करेंगे उतना सप्लाई चेन डी रिस्क हो जाएगी। बट आपने फार्मर की बात करी, एफपीओ की बात करी, स्मॉल ट्रेडर की बात करी, लार्ज ट्रेडर की बात करी। मैं समझता हूँ कि फार्म लेवल के ऊपर अभी इसमें अडॉप्शन बहुत कम है, और इवन स्मॉल ट्रेड लेवल के ऊपर भी इसका अडॉप्शन कम है। इसका अडॉप्शन ज्यादा लार्ज ट्रेड लेवल पे या लार्ज प्रोसेसर लेवल पे है, स्मॉल प्रोसेसर लेवल पर भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन की कुछ कमी है, और लोग इसको एक ओरिजिनेशन और सेल्स डेस्टिनेशन मानते हैं रादर देन अ प्राइस डिस्कवरी टूल। तो ये एक अगेन लाइक आई सेड, इसमें एजुकेशन की कमी है। लोग जब समझेंगे कि फिजिकल मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में उनको कोरिलेशन समझना जरूरी है, अगर दोनों एक दूसरे का एक मिरर हैं, तभी वो इसको एक इफेक्टिव हेजिंग टूल के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज उनको लगेगा कि ये एक सट्टा बाजार है, ये एक स्पेक्युलेटिव टूल है। क्लियरली, यानी कि एजुकेशन की अभी भी जरूरत है। एंड माने कि ये जो बात माननी होगी कि काफी कुछ यहाँ पर बात की गई है, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी से यहाँ पर समझने लगे हैं। They've started dipping in your toes as well कि क्या यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। जैसे कहा गया कि वॉल्टिलिटी कमोडिटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा है, एग्री स्पेस में भी हमने आते हुए देखी, और आगे शायद बढ़ेगी ही, क्योंकि जिस तरह के मौसम की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, एल निनो की एक्सपेक्टेशंस हैं, फूड इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता है, अवेलेबिलिटी भी। तो इन सबको देखते हुए ये एक प्रॉपर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इसे सब कुछ हेज कर सकते हैं। मानिक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और वो काफी सारे पहलुओं पर अपना एनालिसिस भी देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पे पूरा एक्शन। Mongia Steel presents Majboot Stock